बच्चे Good afternoon, sir. Good afternoon बच्चों. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. मैं कराने पक्का मेरे को निकल जाएगा पता है एक ही बार में तो लगा सीधा कोरोना वाली थी बोली. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर इस बार के टेस्ट में भी उतना सिलेबस रहेगा ना? हाँ, कंप्लीट 12th. इसका यस सर. पेपर जो है वो सही से करना. थोड़ा सा. हाँ, कुछ भी आता है सर, फिर पूरा सिलेबस आता है तो. सर पूरा 12th आएगा ना? पूरा 12th है. हाँ, पूरा 12th. चलो कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़े. सेल वॉल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हमने देख लिया था. सेल वॉल जो है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, फ्रेमवर्क कंपोनेंट क्या है, सेलुलोजिक माइक्रोफैब्रिल्स है. बहुत सारे सेलुलोज के मॉलिक्यूल. सेलुलोज क्या होता है? व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज linear polymer of glue. कितने? अराउंड 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो मिलकर के क्या करते हैं, एक सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं. और बहुत सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो वो मिलकर के मिशेल और मिशेल मिलकर के माइक्रोफैब्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं. यानी सेलुलोजिक माइक्रोफैब्रिल्स वो कैसे होंगे? जैसे सपोज एक माइक्रोफैब्रिल, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे मिशेल हैं. और इनके अंदर है क्या? इनके अंदर है सेलुलोजिक. तो बहुत सारे सेलुलोजिक फाइबर जो है वो बंडल में अरेंज है. जैसा मसल का देखा था, मसल फाइबर पढ़ा था हमने. मसल भी कैसे बन रहा था? ऐसे एक मसल फाइबर इसने मिलकर के फैसिकुलाई बनाए. तो बहुत सारे फैसिकुलाई में मिलकर के पूरा का पूरा एक मसल बनाया. तो वैसे यहाँ पर सेलुलोजिक फाइबर्स ने मिलकर के क्या किया? बंडल्स बनाए. मिशेल उन्होंने मिलकर के बना दिया माइक्रोफैब्रिल. ऐसे होते हैं सेलुलोजिक माइक्रोफैब्रिल. वैक्सीन से फीवर आ रहा है. यस, वैक्सीन से कई बार होता है फीवर. किसने वैक्सीन लगवाया है तुम्हारे घर पे? सर पापा मम्मी दोनों बहुत हाई फीवर है. ओके, कब लगवाया था? सर मेरे यहाँ मेरी दादी. सर कल लगवाया तो तुरंत कुछ समझ नहीं आया, फिर रात में ना वह मतलब बहुत बुखार था. हाँ उनको एक पैरासीटामोल खिला दे फिर सही हो जाएंगे. कुछ केसेस में क्या, बल्कि ज्यादातर लोगों को देख रहा हूँ, मतलब जो उसमें भी यदि जो
ओल्डर एज वाले 40 प्लस वाले जो है 45 प्लस वाले जो हैं तो उनको मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। यंग में उतना ज्यादा सीवियरिटी नहीं है फीवर का भी है, उनमें थोड़ा सा ज्यादा फीवर आ जाता है। कोई चिंता की बात नहीं बच्चे, उनको एक पैरासिटामोल देना तो दे दीजिए। ठीक हो जाएगा। हाँ दे दीजिए। ठीक हो जाएगा। चलो वैक्सीन लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन जो है जितना भी जिनको भी लग रहा है लगा लेना चाहिए। अभी दो तरीके से हेल्प करते और हैं। एक बार जो पॉजिटिव हो जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, ये भी है। यस सर। कोरोना हो रहा है या कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ये थोड़ा अलग अलग चीज है। सर पॉजिटिव अगर आ चुके हैं एक बार तो फिर दोबारा नहीं आती क्या? नहीं मतलब जिसको एक बार बच्चों को नहीं लगाते हैं देखो तुमने तो इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, वैक्सीनेशन पढ़ा हुआ है तुमने तो, तुमको तो मैंने ही पढ़ाया है, कांसेप्ट तो तुम्हें पता ही है। यस वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन लगा लिया यदि तुमने तो तुमने अपने इम्यून सिस्टम को एक जो मेमोरी सेल्स को बता दिया कि भाई इस टाइप का वायरस बॉडी के अंदर आएगा तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी डब्ल्यूबीसी को मल्टीप्लाई करवाना है, क्लोनिंग करवानी है ताकि उस वायरस को या उस फॉरेन बॉडी को हम किल कर सकें। क्या होगा यदि वैक्सीन ले रखा है तो जिसने वैक्सीन नहीं ले रखा है उसके कंपेयर में जिसने वैक्सीन ले रखा है उसका इम्यून सिस्टम तो फास्ट ही काम करेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक तो नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के अंदर पैथोजन आया और बॉडी कुछ नहीं करे, वो पैथोजन कुछ नहीं करे, नहीं ऐसा नहीं। बॉडी के अंदर यदि कोरोना का वायरस आ गया है और वैक्सीन लिया हुआ है तो बॉडी के अंदर अब क्या होगा, उस कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। समझ ना, डब्ल्यूबीसी जो है वो जल्दी क्लोनिंग करेंगे और उसको किल करेंगे। तो क्या होगा, यदि किसी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड पर्सन को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी कोरोना वायरस से ज्यादा अच्छे से लड़ पाएगी। यानी सिम्टम्स आ सकते हैं लेकिन वो माइल्ड रहेंगे एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिनको वैक्सीन नहीं लगा। सर मेरे घर में तो पूरे लोग पॉजिटिव आए थे, एक दो को छोड़ के। हाँ तो पॉजिटिव आ सकते हैं लेकिन ना उनको सीवियरिटी नहीं रहेगी, उनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत फीवर, थोड़ा बहुत खांसी वगैरह या हल्का फुल्का ऐसा सब रहे और फिर वो ठीक हो जाए। इसीलिए सर मेरा तो कुछ भी नहीं था, बस कफ था, फिर भी पॉजिटिव आ गया था। पॉजिटिव आ गए थे। हाँ तो भाई ये सर ऐसे ही हो रहा था, मतलब जिसको नहीं होता था ना उसको भी कोरोना है बोल देते थे सर और मेरा 5 दिन बाद निगेटिव आ गया। हाँ नहीं ठीक है, तो फिर तुम्हारी जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाती है। तो यदि उनको इन्फेक्शन हो रहा है, देखो मेन प्रॉब्लम एक तो क्या है, एक मेन प्रॉब्लम है कि यदि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो दिक्कत है ना। दूसरा क्या है, जिनको ब्रीदिंग या सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनको सांस, मान लो जैसे अस्थमा वाला केस है या किसी के अंदर सपोज हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिक है या अदर इम्यून रिलेटेड डिसीज है, तो उस केस में क्या होता है क्योंकि ये अटैक कर रहा है बॉडी में मेनली लंग्स वगैरह के ऊपर, मेनली अदर ऑर्गन पे अफेक्ट कर सकता है बट मेनली लंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है। तो उस केस में क्या है, बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी होनी चाहिए वो कम हो गई, तो उस केस में क्या होगा, दिक्कत आएगी। जिसका नॉर्मल है, मान लो किसी को ऑक्सीजन भी कम मिल रही है, बॉडी में ब्लड भी कम है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से बहुत खतरनाक कंडीशन आ सकती है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं सर पर दवाइयाँ वही थी सबके लिए। देखो मेडिसिन, देखो वायरल डिजीज है, बॉडी खुद से फाइट करेगी। मेडिसिन जो होता है या जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्चुअल में क्या है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे मान लो किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, अब लग रहा है कि कोरोना हो गया, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेटर वगैरह पे रख के या ऑक्सीजन मास्क सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये एक ट्रीटमेंट हो गया। फीवर आ रहा है तो फीवर का ट्रीटमेंट, मान लो कफ हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्रीदिंग दिक्कत है लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम ऐसे ड्रग्स जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को थोड़ा डायलेट करती हो, थोड़ा सा उसका एयर जो है उसको क्लियर करती हो, म्यूकस वगैरह है या कुछ है तो उनको म्यूकोलाइटिक एक्टिविटीज में हेल्प करती है, तो ऐसे कुछ मेडिसिन जो है वो देंगे। सुपर इन्फेक्शन को बचाना है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एंटीबायोटिक एजिथ्रो वगैरह तुमने सुना होगा, कॉमनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सब ट्रीटमेंट जो है वो रहते हैं। सर आप लगवा लिए वैक्सीन? वैक्सीन मैंने नहीं लगवाया अभी तक, लेकिन मैं लगवाऊंगा, सैटरडे का ही सोच रहा हूँ, सैटरडे को लगवाऊंगा। सर लगवा
पर वैक्सीन लगाने के बाद भी हो सर रहा है सुनिए ना हाँ सबसे पहले तो सर, आपको ही लगना था सर, आप तो डॉक्टर हो। हाँ हाँ, नहीं वो तो नहीं तो मैं सकता था, बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, मैं लगवा लूंगा। सर जिनको आजकल क्या होता है कि जिनको कोई और रीजन से जिनका डेथ हुआ है ना, उनको कोरोना की वजह से डेथ हुआ है करके उनको टच भी नहीं करते और पता नहीं क्या क्या करते हैं उनके साथ। अदर अदर जो प्रॉब्लम्स हैं या डिजीज है किसी को, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है पता है? उसमें दिक्कत ये हो रही है कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो है ना, यदि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत है तो हॉस्पिटल्स में ना प्रॉपर फैसिलिटी या केयर अवेलेबल नहीं होती है। कि कोरोना वार्ड है, मान लो सपोज सारे वेंटिलेटर्स फुल हो रखे हैं, तो फिर यदि कोई अदर पेशेंट भी है तो उनको दिक्कत आती है कि अगर वेंटिलेटर्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। और या फिर दोनों इन्फेक्शन साथ में हो गया तो बहुत सीवियर हो जाता है। ठीक है, फिर से बहुत बढ़ गया है सर कोरोना। देखो डॉक्टर्स किसी भी एज के हो तो वो लगवा सकते हैं, ठीक है, उनको हाँ, तो उनको मेरी वाइफ ने तो लगवा रखा है कोरोना वैक्सीन। वो एक्चुअली में हॉस्पिटल्स में बैठते भी हैं तो उनको जरूरत भी थी, मैं थोड़ा सा बिजी रह गया इधर, तो लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगवा लेता हूँ। मैंने लास्ट संडे को बात की थी, फिर घर पे कुछ ऐसा काम हो गया कि नहीं जा पाया। अब सैटरडे सर को आऊँगा, संडे को यदि सर बुखार। मैम कौन सी सर डॉक्टर इंडिया है? के वैक्सीन पे भरोसा नहीं है एक तो बिल्कुल भी। मैम ऑर्थोडोंटिस्ट है, नहीं भरोसा तो है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन वालों को भी हो जा रहा है सर। नहीं अरे बच्चे मैं बता तो रहा हूँ, हो तो जा रहा है लेकिन सीवियरिटी ज्यादा नहीं रहेगी, वो ठीक भी हो जाएगी। बॉडी वायरस वायरस जो है वो तो बॉडी में आ ही सकता है ना, वायरस तो बॉडी में आ ही सकता है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई भी करेगा, हो सकता है आरटीपीसीआर में आ भी जाए, लेकिन वो बॉडी जल्दी ही उसको हरा देगी। ठीक है, चलो। सर हाँ बच्चे, पुटिका पटलिका ये सब क्या होता है? जो क्या मीजोजोम, क्या क्या वो जो मैं लाइन भेजी थी ना, वो क्या पुटिका और पटलिका ऐसा, वो मीजोजोम के टाइप्स है क्या वो? मीजोजोम के टाइप दो थे, पेरिफेरल और सेंट्रल। देखता हूँ एक बार क्या भेजा था तुमने। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका द्रव्य होती है वो अंदर संपुटिका तरफ। कैप्सूल है, संपुटिका तो कैप्सूल है बच्चे, कैप्सूल सर बताया था मैंने तुमको। हाँ अच्छा, सर मीजोजोम के भी टाइप लिखे हैं, या फैला हुआ पुटिका पालिका एवं पटलिका के रूप में होता है। मतलब फैला हुआ कैसा हो सकता है? तो वेसिकल जैसा हो सकता है, या एक पट्टी जैसा हो सकता है, या एक ट्यूब जैसा हो सकता है, ऐसा लग जाता है। हाँ वो उसके टाइप्स है ना हाँ मीजोजोम के ही। हाँ हाँ, हाँ थैंक यू। ठीक है, चलो। तो फिर ये तुम क्या देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, सेलुलोजिक माइक्रोफैक्टर्स। सेलुलोजिक माइक्रोफैक्टर्स। देखो सेल कैसे बनती है, जैसे छत बनती है। अब छत बनाते हैं जब हम, तो क्या करते हैं, आयरन रॉड्स का एक जाल जैसा बनाते हैं, बहुत सारे सरिये होते हैं, उन सरियों को आपस में बांधते हैं और बीच में क्या करते हैं, गिट्टी सीमेंट भर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है। तो जैसे हम आरसीसी वाली छत बनाते हैं तो क्या चाहिए, बहुत सारे आयरन रॉड, तो वो काम कर रहा है कौन, सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर। अब ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर जो है बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक बूढ़ा बाप था, उसके 4 नालायक बेटे थे, दिन भर आपस में लड़ते रहते थे। उसने बोला ये नालायक बेटे को कैसे इनको समझाऊं, तो उसने एक बार उनको बोला कि जाओ लकड़ियां लेके आओ। सब एक एक लकड़ी लेके आए, बोला इनको तोड़ो, तो एक एक लकड़ी जो है उसको आसानी से सबने तोड़ दिया। तो उसने क्या किया, सारी लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा किया, बांध के दे दिया, आप तोड़ के बताओ, और बता देंगे देखो कैसे एक संगठन में शक्ति है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर यदि एक सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर देखते तो इजीली टूट जाता, उनका बंडल बनाया, फिर उनका भी बंडल बना दिया, तो क्या होगा, वो बहुत मजबूत होते हैं। तो इसीलिए ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ एक स्टील के बराबर हो जाती है। जितना मजबूत एक स्टील होता है उतनी मजबूत स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर्स क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं। अब इसके अलावा क्या था, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। तो हेमिसेलुलोज पेक्टिन ये सब होते हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है, कुछ हेमिसेलुलोजिक पार्टिकल जो है वो, या हेमिसेलुलोज वगैरह जो है वो इनके ऊपर ऐसे प्रेजेंट है। ये हेमिसेलुलोज किससे जुड़ा हुआ है,
सेलुलोज से जुड़ा हुआ है, हेमिसेलुलोज। सेलुलोज किससे जुड़ा हुआ है? सेलुलोसिक माइक्रोफाइबर हेमिसेलुलोज से। और इनके बीच में क्या होते हैं? पैक्टिन्स वगैरह होते हैं, ये पैक्टिन्स वगैरह, ठीक है। पैक्टिन्स, प्रोटीन और लिपिड और ये सब इनके बीच में प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज का काम क्या है? सेलुलोसिक फाइब्रिल्स को अटैच करवाना। बीच में ब्लू लाइट मटेरियल, ये भी ब्रांच टाइप के होते हैं और एक दूसरे को इस तरीके से अटैच रहते हैं। पैक्टिन्स, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन। और इनके अलावा और क्या होगा? यहां पर भी इनके अलावा क्या क्या होता है इनके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन। प्रोटीन में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्सपांशन। मतलब ऐसे कुछ प्रोटीन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। तो ये एक्सपांशन प्रोटीन जो है वो बाद में इनकी सेल के ग्रोथ, सेल वॉल के ग्रोथ के टाइम पे इसको क्या करता है? फैलाने का काम भी करता है। तो कुछ इस तरीके से सेल वॉल बनता है, इसके अंदर वाटर और अदर डिपॉजिट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का बनता है सेल वॉल। क्लियर हो गई बात? अब सेल वॉल की लेयर्स की यदि हम बात करें तो लेयर्स कौन कौन से होते हैं? इनके अंदर होता है एक मिडल लेवल, क्या होता है? मिडल लेवल। और क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। और क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। और क्या होता है? टर्शियरी सेल वॉल। क्या सब में ये सारे के सारे लेयर प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं, सब में ये सारे के सारे लेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? देखो, जो नॉर्मली सेल डिवीजन के टाइम पर भी सेल बनी ही है। अच्छा, सेल डिवीजन होती है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? गोल्जी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप जिन्हें हम डिप्टियोसोम बोलते हैं, डिप्टियोसोम अरेंज होते हैं और वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा? दो सेल बना देंगे। एक सेल ये है, इसके बाद में दूसरा सेल ये है, आधा दे बना ना से बात करते हैं। अब ये दोनों का सेल वॉल आपस में एक दूसरे से चिपका हुआ है। ये दोनों का सेल वॉल आपस में चिपका हुआ है। यहाँ पर बीच में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो किसकी तरह काम कर रहा है? जो ग्लू की तरह काम कर रहा है, जो इनको चिपकाने का काम कर रहा है दो सेल के बीच में। यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस बेटा, इसे बोलते हैं हम मिडिल लैमेला, मध्य पटल। ये क्या है? ये है मिडिल। मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला के ठीक अंदर की तरफ यदि हम देखें तो क्या होगा? यहाँ पर होगी प्राथमिक कोशिका। इस साइड में भी क्या होगा? प्राथमिक कोशिका। पेरेन्काइमा जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल इतना ही होता है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनता है क्या? सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल की जो लेयर होती है वो तीन परतों के रूप में होती है। जैसे से ये डेवलप होता जाएगा, इसके ऊपर लेयर बनती है। अलग अलग सेलोसिक माइक्रोफाइब्रिल का एंगल है डिपोजिशन का, तो उस वजह से सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसके अंदर कितनी लेयर्स देखने को मिलती है? तीन लेयर्स देखने को मिलती है। मतलब एक लेयर जो है ऐसी,
नेक्स्ट लेयर में सेलुलोज माइक्रोफाइबर जो उनका डिपोजिशन अलग तरीके से होता है। हर लेयर के अंदर डिपोजिशन जो है वो अलग तरीके से होता है। रेड कलर से जो बना है वो सारा का सारा क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। और कुछ प्लांट्स के अंदर इसके अंदर एक और भी लेयर प्रेजेंट हो सकती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम बोल देते हैं टर्शरी सेल। इसके अंदर और भी लेयर टर्शरी सेल। ऐसे डिफरेंट लेयर्स जो है वो सेल वॉल के प्रेजेंट होते हैं। बीच में मिडिल लैमेला, उसके ठीक दोनों साइड में प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी सेल वॉल। ऐसा होता है सेल वॉल का। क्या होता है मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला जो होता है ये बना हुआ होता है किसका? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। इसका बना होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। मेनली कैल्शियम पैक्टेट होता है, मैग्नीशियम पैक्टेट भी होगा, जिसका काम है दोनों साइड की वॉल को चिपकाना। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मेनली क्या होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज पैकेट्स वगैरह। तो प्राइमरी सेल वॉल किसका बना हुआ है? मेनली सेलुलोज है। इनके अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिशंस वगैरह नहीं होते या कम होते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल की यदि हम बात करें, द्वितीय कोशिका भित्ति, तो क्या होगा? सेलुलोज वगैरह तो होगा ही भाई, सेलुलोज हेमीसेलुलोज तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा? सेलुलोज सेलुलोज हेमीसेलुलोज, शॉर्ट में लिखना HC, पैक्टिन। इनके अलावा लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है किसके अंदर? सेकेंडरी सेल वॉल में। लिग्निन जो है वो फिनोलिक कंपाउंड जो होता है उसका पॉलीमर होता है, काफी मजबूती प्रदान करता है। प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगा, पैरेन्काइमा टिश्यू में होगा। सेकेंडरी सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? बोलो। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगा, ट्रैकिड वेसल के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये लिग्निन का डिपोजिशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, स्पाइरल फॉर्म में, एनुलर फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में, रेटिकुलेट वे में, सीढ़ी नुमा तरीके से, स्क्लेरिफॉर्म, पिक्स वगैरह की फॉर्म में ऐसे। और टर्शरी सेल वॉल जो है इसके अंदर सेलुलोजिक होने के साथ साथ में जाइलम्स वगैरह जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। और टर्शरी सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड। इतनी बातें समझ आ गई? मिडिल लैमेला दो सेल को ज्वाइन करेगा। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, ट्रैकिड वेसल होते हैं, उनके अंदर होता है लिग्निन का एक्सिस डिपोजिशन होगा। और टर्शरी सेल वॉल जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड में होता है, इनमें जाइलम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? अब एक हां बच्चे, Sir, what have you written after cellulose in third point? सेलुलोजिक प्लस जाइलम, XYLAN, जाइलम्स। Sir, in secondary cell wall. सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। Okay, thank you, sir. ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, जब सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन बढ़ता है, जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? द थिकनिंग ऑफ प्राइमरी सेल वॉल विल गेट रिड्यूस। यानी जैसे जैसे ये लेयर मोटी होती जाती है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेस होता है और धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। यानी ध्यान रखना कि जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होगा उसके अंदर धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल पतला होता जाएगा और धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? जब हम दो सेल के बीच में जंक्शन देख रहे हैं, जब हम दो सेल के बीच में जंक्शन देख रहे हैं तो उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रोसेस जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है? इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनते हैं और
उन साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा देखो कैसे बनते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर दो सेल है, एक इधर वाली सेल, एक उधर वाली सेल। ये मिडिल लेवल है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ। अब क्या हुआ, सेकेंडरी सेल वॉल के बनने की वजह से प्राइमरी सेल वॉल जो है वो पतली हो गई। प्राइमरी सेल वॉल पतली हो गई और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, सेकेंडरी सेल वॉल के डिपोजिशन के टाइम पे क्या होता है, बीच बीच में कुछ जगह खाली छूट जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हुआ तो बीच में कुछ जगह जो है वो खाली छूट। अब यदि ये जो खाली जगह बनी है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल देंगे पिट और पिट फील्ड। सेकेंडरी पिट फील्ड बनता है। सर ऐसे चाहिए पिट, चाहिए। और यहाँ पर जो मिडिल लेवल है और प्राइमरी सेल वॉल यदि बची रहे वो एक पतले लेयर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे पिट मेम्ब्रेन। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी है, वो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी और कनेक्शन में आ जाएगी। दोनों सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे के कनेक्शन में इस तरीके से आ जाएगी। और क्या हो गया, एक गैप जैसा बन गया यहाँ पर, जिस तरीके से गैप बन गया। इस गैप में से क्या होता है, इस गैप में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इस तरफ यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इनसे कुछ ट्यूब के समान संरचना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पास होती है दोनों सेल के बीच में। कुछ इस याद में क्या कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जो दोनों सेल के बीच में इस ओपनिंग के थ्रू, स्मॉल ओपनिंग के थ्रू पास हो रहा है। और इसे हम क्या बोल देते हैं, इस ट्यूब को तो हम बोल देंगे डेस्मोटिब्यूल। और ये जो कनेक्शन यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा कनेक्शन जो यहाँ पर सेल वॉल में बना है, ये कनेक्शन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स थ्रू देयर cell wall by the help of endoplasmic reticulum और desmotobule। और ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सिम्प्लास्ट मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। समझ गए क्या? अब यदि पिट जो है उसकी डायमीटर थ्रू आउट द सेल वॉल लेंथ इक्वल है तो उसे बोल देते हैं हम सिंपल पिट। पिट दो टाइप के होते हैं, पहले भी पढ़ा है आपने, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। मैंने बताया था हम लोग ब्रैकेट पढ़ते हैं, याद है क्या? कि भूल गए सब कुछ याद है? सर जी, सर सिम्प्लास्ट को वन टाइम और बताए ना, उसका क्या कार्य होता है? सिम्प्लास्ट मेथड से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वाटर या मिनरल जो भी है वो कहां से जाते हैं, इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल पे ट्रांसफर होते हैं। डेस्मोटिब्यूल के थ्रू कोई भी सब्सटेंस जो नियरबाई सेल को रिक्वायर्ड है वो ट्रांसफर हो सकता है। ईआर होने की वजह से तुम ऐसा सोच सकते हो, बट प्रोटीन वगैरह भी जा सकते हैं। ईआर जो है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। सर और एपोप्लास्ट में क्या होता है? एपोप्लास्ट अब पढ़ेंगे, वो सेल वॉल के थ्रू होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में।
अभी बस प्लाज्मोडेफिब्रिलेटर का फंक्शन क्या है, दो सेल के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब पिट दो टाइप के होते हैं, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। तो क्या होते हैं सिंपल पिट और क्या होते हैं बॉर्डर्ड पिट? ये मानो मिडिल लेवल है। यहाँ पर हमने क्या देखा, पिट जो है वो किस तरीके का हो सकता है, कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट द लेंथ डायमीटर जो है वो एक बराबर है। ऐसे पिट होता है सिंपल। ये वाला पिट जो है वो कैसा है, थ्रू आउट द लेंथ डायमीटर कैसा है। दूसरा हो सकता है बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट में क्या होगा कि डायमीटर जो है इसका वो साइटोप्लाज्म की तरफ ज्यादा होगा और सेंटर की तरफ ये नैरो हो जाएगा। पोजीशन जो है कुछ ऐसा हुआ है, इसका डायमीटर जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ नैरो है जो दूसरा वाला पिट बनाया है नीचे वाला, इसी पिट को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। कहां पर बॉर्डर्ड पिट ज्यादा देखने को मिलेंगे, बताओ कभी पढ़ा होगा जीवन में, तो बॉर्डर्ड पिट कहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रैकियस में ज्यादा देखने को मिलेंगे। बॉर्डर्ड पिट कहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रैकियस। इस बॉर्डर्ड पिट में सेंटर में हम देखते हैं कि एक सुबेरिन की बॉल जैसी एक बॉल जैसी, किसकी बॉल है ये, किसकी बॉल है बताओ, सुबेरिन की। वाटर की इंफॉर्मेशन होगी सुबेरिन की है। इस सुबेरिन की बॉल को हम बोलते हैं टोरस, बोलते हैं टोरस। तो ऐसा पिट होता है बॉर्डर। तो पिट दो टाइप के होंगे, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर पिट जो है वो ज्यादा ट्रैकियस में देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा यदि बात करें तो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकियस में देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और ये वॉल्व की तरह काम करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें सबको? अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, क्या है सेल वॉल का फंक्शन, बोलो। तो सेल वॉल सर प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट या सेल का शेप जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कोई अदर पार्टिकल जो है उसको इजीली सेल के अंदर, या कोई बैक्टीरिया या पैथोजन वगैरह होंगे तो उनको भी इजीली सेल के अंदर एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है किसका, सेल। सेल वॉल की जब ग्रोथ होती है तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब सेल वॉल की ग्रोथ होती है तो मटेरियल का डिपोजिशन होना, इम्प्रेग्नेशन होना, उसे हम बोलते हैं इंटरससेप्शन। दो टाइप से ग्रोथ होती है, एक होता है इंटरससेप्शन, और दूसरा होता है एक्रीशन।
इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपांड होगा सेल वॉल और मटेरियल का इंप्रेगनेशन होगा, एक रेशियो क्या होगा, लेयर की फॉर्म में मटेरियल डिपोजिट होगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, इंप्रेगनेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है तो मेनली क्या होता है, इंटरसेप्शन होता है, इंप्रेगनेशन होता है, एक्टिवेशन में डिपोजिशन किस फॉर्म में होगा, डिपोजिशन इन फॉर्म ऑफ लेयर्स की फॉर्म में डिपोजिशन होगा, इंटरसेप्शन। हां, सो एक्टिवेशन जैसे दो टाइप से ग्रोथ होती है, इंटरसेप्शन और एक्टिवेशन। अब सेल वॉल का ग्रोथ सर क्या होगा जी, हां सेल वॉल। अब नेक्स्ट देखो प्लाज्मा, नेक्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वर्ड जो है नेगली और क्रेमर ने दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लोवर में दिया, फ्लो नहीं दिया। सेल मेम्ब्रेन ये वर्ड जो है वो दिया था बाय नेगली एंड क्रेमर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक और भी नाम है इसका, प्लाज्मा लेमा, ये टर्म यूज किया था इसने फ्लो। हालांकि साइंटिस्ट के नेम जो है वो तुम्हें नीट में कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, उसमें एनवेलप बनाने का काम करता है। और किसका बना होता है, कंपोजिशन क्या है, फॉर्म होता है, बाइलेयर की फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। लिपिड के अंदर भी मेनली कौन सा होता है, मेनली फॉस्फोलिपिड, इसको हम एसिडिन भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले जब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पता करनी चाहिए साइंटिस्ट लोगों को, तो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग पता पड़ा। सबसे पहले आई लिपिडल थ्योरी, ओवर्टन ने बोला कि ये लिपिड की बनी हुई। गॉटन ब्रेंडन ने थिकनेस को मेजर किया और देखा कि लिपिड के डबल लेयर से भी ज्यादा थिक है, तो उन्होंने बोला ये लिपिड यदि हैवी तो सिंगल लेयर के फॉर्म में नहीं है, 2 लेयर्स की फॉर्म में। बाद में एक इंपॉर्टेंट मॉडल आया था जिसको हम बोल देते हैं ट्राइलैमिनर मॉडल, ट्राइलैमिनर मॉडल, और दूसरा नाम है सैंडविच मॉडल। किसने दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था डेवसन और डेविड, डेवसन एंड डेविड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्राइलैमिनर है। किस तरीके की है, इन्होंने बोला कि लिपिड बाइलेयर होता है कुछ ऐसा, ऐसा लिपिड बाइलेयर होता है, और इसके दोनों साइड पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन होंगे, इस साइड पे ऐसे, इस साइड पे प्रोटीन होंगे, कुछ इस टाइप का। कितनी लेयर दिख रही है तुम्हें, एक ये प्रोटीन लेयर, ये लिपिड लेयर और लिपिड बाइलेयर, और ये फिर से प्रोटीन। किसने बोला ऐसा, ऐसा बोला डेवसन और डेनियली ने। उन्होंने थिकनेस की भी बात की, बोला कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन होता है वो 35 एंगस्ट्रॉम, लिपिड बाइलेयर 40 एंगस्ट्रॉम, ये 35 एंगस्ट्रॉम। कितनी थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की, अराउंड 75 एंगस्ट्रॉम, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम जो है वो मेम्ब्रेन की
थिकनेस होती है। किसने बोल दिया है? डेप्सन और डेनियली ने बोल दिया है। लेकिन फिर पिक्चर में आ गए रॉबर्टसन। उन्होंने ये मॉडल जब दिया उसके बाद पिक्चर में आ गए रॉबर्टसन, और रॉबर्टसन जो उन्होंने ये जो ट्रायंगुलर मॉडल है उसको सपोर्ट। सिर्फ एक प्रोटीन की लेयर बने, प्रोटीन की दो लेयर है और कितना हो रहा है 35 नहीं नहीं ये कुछ छोटा हो गया। है तो ये जो ये 20 ये 20 कितने से थोड़ा सा सही कर देना। ये 20 एंगस्ट्रॉम, ये 20 एंगस्ट्रॉम और ये 35 ऐसा, ये सही कर लो 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब कौन आया पिक्चर के अंदर? रॉबर्टसन। सपोर्टेड ट्रायंगुलर सैंडविच मॉडल जो है उसे इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने बोला कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई सैंडविच नहीं देखा है जिसमें ऊपर आलू रखे हो, नीचे आलू रखे हो और बीच में लिपिड की लेयर हो, चीज हो जाए। बोला ऐसा नहीं देखा कि ऊपर आलू रखा है, नीचे आलू रखा है और बीच में क्या लगा हो? बटर लगा हुआ हो। ऐसा सैंडविच मैंने आज तक नहीं देखा। तो सबने पूछा कि तुमने कैसा सैंडविच देखा है अपने जीवन में? बताओ बच्चों, कैसा सैंडविच देखा है तुमने अपने जीवन में? बोलो, देखा है क्या? ब्रेड के बीच, यस, ब्रेड के बीच, यस, वेरी गुड। ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में बटर। आलू वाला सैंडविच नहीं है, बटर वाला सैंडविच। ठीक है सर, खीरा वाला। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जो ऊपर ये जो आलू की तरह ग्रेनुलर प्रोटीन रखा हुआ है, ऐसा नहीं, ग्लोबुलर प्रोटीन रखा हुआ है, ग्लोबुलर नहीं होता है, ये कंटीन्यूअस लेयर के फॉर्म में होता है, जैसा सैंडविच मर गया। यस, ऐसे कंटीन्यूअस लेयर के फॉर्म। इन्होंने बोला कि प्रोटीन जो होता है वो ऐसे कंटीन्यूअस लेयर के फॉर्म में होता है और बीच में इनके क्या होते हैं? लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या ऐसा सैंडविच देखा तुमने अपने जीवन में? तो रॉबर्टसन ने क्या किया? रॉबर्टसन ने सैंडविच मॉडल जो है उसको ही इंप्रूव कर दिया और एक हाइपोथेसिस दे दिया जिसे बोलते हैं हम रॉबर्टसन यूनिट मेमोरी हाइपोथेसिस। प्रोटीन in ठीक है, क्या बोला? ये शीट की फॉर्म में या प्लेट की फॉर्म में प्रोटीन होता है, ना कि ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। और उन्होंने बोला कि इस दुनिया में जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो सारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल वे में ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, ईआर का मेम्ब्रेन हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद में आया जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थियरी है, वो कौन सा है? जो सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर निकोलसन का नाम जो है जब मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मान लो कोई पेरेंट यदि चाहते हो कि मेरा बेटा जो है वो सिंगर बने तो उसका नाम ही रख दो सिंगर। जैसे मान लो दुर्गेश है, इसके मम्मी पापा इसका नाम रख देते सीधे, बचपन में इसका नाम होता है डॉक्टर नाम रख दिया। ये किससे मिलता है? बोलता है हेलो आई एम डॉक्टर कुमार नाम आई एम डॉक्टर कुमार। बोले ऐसा वाला, अच्छा वेरी गुड। तो वैसे ही कुछ हुआ किसके साथ में? सिंगर निकोलसन के साथ में हुआ। इनके मम्मी पापा ने बचपन में ही उन्हें क्या किया होगा? सिंगर बना के।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है उस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल कि एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल, क्योंकि प्रोटीन कहीं पे भी होते हैं, एसिमेट्रिकल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि लिपिड जो है वो बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। सही बात। जब मैं लिपिड को बाइलेयर की फॉर्म में बनाता हूं तो मेरे माइंड में ये चलता रहता है कि मैं ऐसे ही क्यों बना, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं लिपिड को बाइलेयर बनाना चाहता हूं ऐसे, ऐसे बना दूं, या मैं चाहता हूं कि ऐसे नहीं ऐसे बनाऊं। और भी अच्छे ये है लिपिड। ऐसे लिपिड बाइलेयर बनते हैं। क्या बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा? बोलो, अरे तो बच्चा तो बोल दो। सर बना सकते हैं। सर पोलर और नॉन पोलर कैसे बताएंगे फिर? तो हाँ, तो ये ऐसा बना सकता हूं क्या? नहीं, वो तो ऐसे लग रहा है खेत में खड़ा है। नहीं, तालाब के सामने खड़ा है, एक वो खुद है और उसके क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर पानी है, ऐसा लग रहा है? कौओं को भगाने के लिए लगाते ना ऐसी। ऐसा लग रहा है क्या? पानी में, ये पानी के पास में खड़े हैं, पानी में परछाई दिख रही है मुझे। एक हाथ में कर दिए, एक हाथ में है, क्यों ऐसा कर? देखो ध्यान देना बहुत। जब हम लिपिड की बात करते हैं तो तुम्हें पता है कि लिपिड जो है वो बनता है किससे? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। बायोलॉजी में पढ़ोगे भी। ग्लिसरॉल का मतलब क्या? तीन कार्बन तीनों पे OH ग्रुप, ये H2 हो गया, H हो गया, H2 हो गया। ऐसा होता है क्या ग्लिसरॉल? और फैटी एसिड कैसा होता है? RCOH RCOOH। R का मतलब क्या? लॉन्ग कार्बन चेन। R का मतलब एल्कीन। जैसे मान लो कोई एग्जांपल, फैटी एसिड का कोई एग्जांपल, कोई तो बता दो फैटी एसिड का नाम सुना क्या कोई अपने जीवन में? नहीं सुना है क्या? पामिटिक एसिड सुना है? 16 कार्बन लॉन्ग चेन, एक कार्बन है, हाँ सर। कार्बन और हाइड्रोजन से बैलेंस करके बना दो, क्या बन जाएगा? पामिटिक एसिड। R कहां से यहां से वहां तक चला जाएगा। बोर्ड पे जगह कम है इसलिए R लिख रहा हूं। ऐसे ही कोई दूसरा भी हो सकता है, ओलेइक एसिड हो सकता है, लिनोलेनिक एसिड हो सकता है, एरेक्डोनिक एसिड हो सकता है, फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, अलग-अलग टाइप का फैटी एसिड यहां पर हो सकता है, कुछ भी जो तुम सोच पा रहे हो। ठीक है, दो फैटी एसिड। थर्ड जो है यहां पर, अब ये क्या है? ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड प्लस फॉस्फोलिपिड मेनली प्रेजेंट होगा ना। फॉस्फोलिपिड का डायग्राम बना रहा हूं, तो क्या कौन सा ग्रुप होगा उसके पास? फॉस्फोलिपिड ग्रुप होगा, और साथ में एक कोलिन ग्रुप होगा, CH2 CH2 N, इनके पर प्लस चार्ज होगा और 3 CH2 लगेगा। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं।
कैसे रिएक्ट करते हैं? ग्लिसरॉल से आता है हाइड्रोजन, फैटी एसिड से आता है OH, और क्या होता है? क्या ये दोनों मिलते हैं और पानी पानी हो जाते हैं? कितने पानी पानी हो जाएंगे? 3 पानी पानी हो जाएंगे क्या? यस यस। यानी अब इन दोनों की रिएक्शन हुई और रिएक्शन होकर के जो प्रोडक्ट बनेगा वही क्या है? फॉस्फोलिपिड। नाम है ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप, ये है फॉस्फेट ग्रुप। ये वाला ग्रुप जो है ये है कोलिन ग्रुप। बच्चे कुछ नया नहीं बता रहा, एनसीईआरटी में गया हुआ है सब कुछ, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। चीजों को समझने के लिए यहाँ पर जरूरत है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल में नहीं बनाऊंगा, ठीक है? तो फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप दिख गया क्या तुम्हें? और बहुत सारे फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड दिखे और एक ग्लिसरॉल दिखा। अब ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या हो गया? रिएक्ट करके पानी पानी हो गया। कौन पानी पानी हो गए? यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, और इनके बीच में क्या बन जाएगा? इनके बीच में क्या बन जाएंगे? बॉन्ड एस्टर बॉन्ड। यस, वेरी गुड। इस बॉन्ड का नाम क्या है? एस्टर बॉन्ड। क्या बन गए? एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यदि मैं इस R को ओपन करके लिखना चाहूं, मान लो ये R है, इसको मैं लॉन्ग कार्बन चेन है लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा? सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन से बैलेंस पूरी कर लोगे? क्या कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया क्या? अब इस कंपाउंड को तुम देख रहे हो ध्यान से, तो तुम्हें एक पोर्शन वो दिख रहा है जिसके ऊपर क्या है? या यहां तक ले लेता हूं, पूरे यहां तक, जिसके पास क्या देख रहे हो तुम? ऑक्सीजन वगैरह है, नाइट्रोजन है, इवन चार्ज है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज दिख रहा है क्या? माइनस चार्ज प्लस यस सर, एक पोलर है। ग्रुप पोलर है क्या? क्या एक बड़ा सा हेड जैसा बन गया पोलर, और क्या इसके अंदर 2 टेल बन गए नॉन पोलर? दिख गया क्या? क्या अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों हम बोलते हैं कि इसका पोलर हेड होता है? क्योंकि इसके पास चार्जेस है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। 2 नॉन पोलर टेल, और ये एक दूसरे के नॉन पोलर के रिलेशन में रहेगी। और पोलर हेड जहां पे भी पानी है, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो या साइटोप्लाज्म हो, तो कहां पे रहेगा? पोलर हेड इधर मान लो साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के रिलेशन में, और बाहर मान लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो उसके रिलेशन में ये पोलर हेड जो है वो रह सकते हैं। तो इसीलिए इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? बाय लेयर लिपिड कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि हेड जो है वो बाहर की तरफ और टेल जो है वो एक दूसरे की तरफ होते हैं। और 2 टेल, क्योंकि 2 लॉन्ग कार्बन चेन है, फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैट हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैट हो सकता है, ठीक है? और हेड जो है वो पोलर होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट कोलिन जैसे ग्रुप होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। देखो वो तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि किसके रिलेशन में है, प्रोटीन्स कौन कौन से हैं वहां पर, इन चीजों पर डिपेंड करता है। नॉन पोलर पार्ट है, फोड़ सकते हैं, नहीं हर में। क्लियर हो गई बात इतनी सबको? क्या ये बात क्लियर हो गई? प्रोडक्ट का नाम है लेसिथिन। यस सर। लेसिथिन, या फिर दूसरा नाम है फॉस्फोटाइडिल कोलिन। फॉस्फोटाइडिल कोलिन ये मेन फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल वाला पोर्शन जो है वो हमने लिया है यहाँ पर समझने के लिए कि आखिर स्ट्रक्चर कैसी होती है बायलेयर लिपिड के अंदर हेड की और
चेन की। क्यों? कोई पोलर है, क्यों कोई नॉन पोलर है, क्यों ये एक दूसरे पोजीशन में रहते हैं। तो ऐसा होता है बाइलेयर लिपिड। उसके बाद में बीच में प्रोटीन्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से? कुछ प्रोटीन जो है वो पूरे अंदर धंसे हुए हो सकते हैं, आर पार निकले हुए हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जिस टाइप के कुछ प्रोटीन जो है वो पार्शियली एम्बेडेड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आधे अंदर डूबे हुए हों। कुछ प्रोटीन जो है वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, अंदर वाले सरफेस के ऊपर हो सकते हैं। बाहर वाले सरफेस पे हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स या ओलिगोसैकराइड्स वगैरह भी जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं ऐसे प्रोटीन्स को। और साथ में बीच में हम क्या देखते हैं? ये जो लिपिड बाइलेयर है इनको आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं। कौन? कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि इसको विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या क्या दिख गया? और तुम्हें दिख गया यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, जो दिख गया तुम्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इन सब को देख करके तुम्हें वो बात याद आ रही होगी जो तुमने इस थ्योरी के बारे में पढ़ा है कि जैसे कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग्स प्रेजेंट हो, उस तरीके से इसको कंपेयर किया जाता है आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन सी ऑफ लिपिड। क्या बात क्लियर है सबको? अब इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो बताओ प्रोटीन वाला पार्ट कितना होता है? ज्यादा होता है कि लिपिड वाला पार्ट ज्यादा होता है? लिपिड ज्यादा होता है। लिपिड ज्यादा होता है क्या? नहीं, लिपिड होता है लगभग 40%, प्रोटीन होता है लगभग 52%। 58%? 52 सर। 52%। अच्छा, यदि आरबीसी की मेम्ब्रेन को लेकर के सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन है और इसमें यहाँ पर है ओलिगोसैकराइड। लिपिड बाइलेयर के अरेंजमेंट समझ में आ गए, प्रोटीन के अरेंजमेंट समझ में आ गई। अब इनमें से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, वो उनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, उन्हें इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है तो उनके टाइप में स्पेक्ट्रिन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आरबीसी के अंदर स्पेक्ट्रिन से उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे मेरे माइंड में एक आता है कि क्यों तुम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना चाहते हो तो आरबीसी को ही चुन रहे हो। आरबीसी को, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए सबसे ज्यादा आरबीसी को यूज किया जाता है। क्यों? आरबीसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया या बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो उसको जब हम ब्रेक करके मेम्ब्रेन निकालेंगे वो क्या होगा? उसकी सेल मेम्ब्रेन ही होगी। क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्लियर हो गया सबको? सर एक बार हिंदी में रिपीट कीजिए। हाँ सर, हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। देखो कि जो चाशनी में रसगुल्ला जैसे पड़ा हुआ होता है बिल्कुल वैसा ही है ये कि लिपिड की चाशनी है जिसमें प्रोटीन के रसगुल्ले जो है या गुलाब जामुन जो है वो पड़े हुए। ठीक है, यहाँ पर जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसके अंदर ध्रुवीय सिर होता है जो बाहर ईसीएफ की तरफ या अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, और अध्रुवीय पूंछ जो होती है वो एक दूसरे की तरफ होती है। बीच में कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो इनको श्यानता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके अंदर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन जो है वो सरफेस पे होते हैं, उन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है,
और आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं वो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से अंदर डूबे हुए हो सकते हैं और ये कई बार ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से होते हैं और कुछ जगहों पर ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह भी होंगे, कुछ जगहों पर ट्रांसमेम्ब्रेन ऐसे प्रोटीन भी होंगे जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते होंगे, ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वगैरह भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन इसके बाद में जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो अंदर के सरफेस की तरफ होती है। तो इस तरीके से फ्लोरोमैग्नेटिक मॉडल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, प्रोटीन जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि बताओ सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर कौन सी चीज होती है जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती है? लिपिड की प्रोटीन की दोनों लिपिड। अब तुम सोचोगे कि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या है? देखो, एक लेयर के अंदर लिपिड है कुछ इस तरीके से, दूसरे लेयर में लिपिड है कुछ इस तरीके से। मान लो मैं सोचूं कि ये लिपिड जो है ये इस तरीके से बीच में सोना चाहता है, ये चाहता है कि मैं बीच में ऐसे सो जाऊं। क्या ये ऐसे सो सकता है? क्या इसके आसपास जो लिपिड खड़े हैं क्या उन्हें सहन होगा? क्या हम खड़े ये सो रहे हैं, क्या करेंगे वो भी सो जाएगा। लात मारेंगे, क्यों सो जाएगा? सो नहीं सकता ये, क्योंकि इसका हेड जो है वो पोलर है। उसे क्या करना होगा? उसे इन पोलर पार्ट्स के रिलेशन में ही रहना चाहिए। तो ये बोलेंगे कि नहीं सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, ऐसा बोलो। और नहीं, ये यदि ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो क्या होगा? ये इस वाली लेयर में आ जाएगा और इस वाली लेयर से कोई दूसरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दो लेयर में जो लिपिड होते हैं, जब इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो एक लेयर के लिपिड दूसरे लेयर के लिपिड से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है या एक लेयर से घूम करके दूसरे लेयर में चला जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिपिड जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, प्रोटीन शो नहीं करते। क्लियर हो गया बात? यस सर। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? सर हाँ बच्चे, सर हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप ही बोलते हैं हिंदी में भी। नहीं, एक बार पूरा पढ़ोगे तो मिलेगा कुछ यदि एक्स्ट्रा होगा तो। फ्लिप फ्लॉप ध्यान रखो भाई। तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है? दो टाइप का, पैसिव, तीन टाइप का, पैसिव, एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और सांद्रता प्रवणता के अनुरूप चीजों का प्रवाह होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है और सांद्रता प्रवणता के विपरीत ट्रांसपोर्टेशन होता है। और बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? बहुत सारा पदार्थ एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस के थ्रू या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आ जाएगा? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। उसका क्या अंदर चीजों को लेना और बाहर निकलना, किसके द्वारा? झिल्ली को बना करके कोशिका भक्षण और कोशिका भक्षण भी होते हैं एंडोसाइटोसिस को। पैसिव के अंदर क्या होता है? दो चीजें आती है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके थ्रू होगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो एक दूसरे को पहचानने का कार्य भी करते हैं, यानी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो भी शो करते हैं। ठीक है, डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या कोशिका झिल्ली के बारे में मुझे समझ आ गई क्या? कुछ और पूछना है क्या? सर एक्टिव के बाद एक्सोसाइटोसिस बाहर निकलना, कोशिका द्वारा, झिल्ली द्वारा कुछ चीजों को, जैसे मान लो अमीबा है। अब अमीबा को भूख लगी, यहाँ पर इसको खाना मिला, ये क्या करेगा? ये अपनी कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन द्वारा इसे खा लेगा। इसको कोशिका भक्षण बोलते हैं और एंडोसाइटोसिस। समझ गए क्या? ऐसे ही कुछ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है तो वो क्या करेगा? वो इसे इस तरीके से यहाँ से बाहर भी निकाल सकता है। पाउच बना लेगा और बाहर रिलीज कर देगा। पाउच बनाया इससे, ये पाउच यहाँ पे जाके
एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंतःझिल्ली तंत्र। अंतःझिल्ली तंत्र क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की सेल के अंदर कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो आपस में मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो हम ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ नाम बताया मैंने। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो क्या होता है? बहुत सारे झिल्लीबद्ध कोशिकाएं जो है वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है अंतःप्राथमिक जाली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं इसे? ये है किया। और आता है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। उसके अलावा लाइसोसोम और एक और भी चीज बैक्टीरिया। ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। कैसे? एक-एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्राथमिक जाली। एंडोप्लाज्मिक शॉर्ट में बोलते हैं। अंतःप्राथमिक जालिका को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? किसने नाम दिया था? पोर्टर। डिस्कवर्ड एंड नेम पोर्टर जो है उन्होंने सबसे पहले देखा और इसका नाम जो है वो कॉइन किया। ईआर जो होता है वो किससे बनता है? वो बनता है या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उनकी फोल्डिंग से बनता है। और पहले वाले जो ईआर है वो डिवाइड करते हैं, वो अपने न्यू ईआर मेम्ब्रेन का भी सिंथेसिस करते हैं, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनसे जब सेल के अंदर हम देखते हैं तो सेल के अंदर कैसा दिखता है? जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक है सपोज, केंद्रक के अंदर क्या है? है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी दो लेयर दिख रही है, बाहर वाली जो है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली जो है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कई बार ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाती है और कुछ इस तरीके से क्या करती है? बहुत सारे सेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देती है। इसे ही क्या बोल देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है और इसके ऊपर लगे होते हैं क्या? राइबोसोम। जो न्यूक्लियस के पास में होगा उसके पास राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे, जो दूर होगा उसके पास राइबोसोम एब्सेंट होगा, वो एससीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस के पास में आरईआर होते हैं, दूर में एससीआर होते हैं। ये आरईआर है और इनसे हम देखें सपोज यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब के समान जो है वो भी
तो ये वाला पार्ट आरईआर होगा, ट्यूब वाला एसईआर होगा। जब तुम एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम देखते हो तो उसके अंदर जो ट्यूब जैसे दिख रहे हैं वो एसईआर है, बाकी फ्लैट इस तरह के दिख रहे हैं वो आरईआर है। ये क्या है? ये है आरईआर, रफ एंगुलर के रेडिकुलम, ये है एसईआर, स्मूथ एंगुलर के। ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और कौन से दो पार्ट? क्योंकि ये पार्ट जो इसके बाहर है साइटोप्लाज्म का, और एक वो पार्ट जो इसके अंदर है। अंदर वाला पार्ट जो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे इंट्राल्यूमिनल पार्ट ऑफ। ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, इंट्रा ल्यूमिनल पार्ट, और बाहर वाला जो है वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ऐसा कुछ दिखता है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का है, आरईआर एंड एसईआर। ठीक है, यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं आरईआर की स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल, ऐसे तीन पार्ट। सिस्टर्नी क्या होता है? यदि हम देखें कि सेल मेम्ब्रेन का ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, इनका कनेक्टेड होते हैं। तो ये सैक जैसे, फ्लैट सैक जैसे या पाउच जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, चपटे थैलेनुमा संरचना जो होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। और लार्जर राइबोसोमल यूनिट के द्वारा, राइबोफोरिन के द्वारा, ये राइबोसोम जो है वो इसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। क्या है ये? सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी मेनली आरईआर में मिलेगा कि एसईआर में मिलेगा? बोलो। सिस्टर्नी मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक में मिलेगा कि स्मूथ में? रफ में। तो सिस्टर्नी मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूब्यूल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ब्रांच या अनब्रांच ट्यूब के समान संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, और इनके द्वारा बनने वाला पैकेट के समान, पाउच के समान संरचना, जिसमें कुछ सीक्रेटिव सब्सटेंस जो है स्रावित पदार्थ भरे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। ये तीन चीजें होती हैं किसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो मेनली सिस्टर्नी से बना होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली ट्यूब्यूल से बना होगा। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? आरईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। एसईआर जो होता है वो मेनली जो लिपिड सिंथेसिस है और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह जो है वो बनाने के लिए मेनली, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाने के लिए मेनली कौन सा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस भी बॉडी की जिस भी सेल में तुम देखोगे प्रोटीन ज्यादा बन रहा है, तो वहां पर क्या मिलेगा? आरईआर ज्यादा बनेगा। एंजाइम जहां पर ज्यादा जरूरत होगी, बन रहे होंगे, वहां पर आरईआर ज्यादा मिलेगा। और जहां पर स्टेरॉयडल हार्मोन्स, लिपिड, ग्लाइकोजन, इन सब का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा होगा, वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? आरईआर के एसईआर। बोलो सर एसईआर। लिपिड बनाने में, स्टेरॉइड बनाने में, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने में, और ग्लाइकोजन वगैरह सिंथेसिस में, इन सब में कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद में इसके फंक्शंस जो है थोड़ा और भी वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना तुम लोग अच्छे से पढ़ के आना। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर, बाय सर। गुड नाइट सर। ओके बच्चे, गुड नाइट। गुड आफ्टरनून। अच्छा।